हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोग दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा में जीके और जीएस से आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और सिलेक्शन आपका जीके जीएस पर ही होने वाला है। तो जिसका जीके जीएस अच्छा होगा उसका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आजकल जैसे एसएससी क्वेश्चन पूछ रहा है सेम उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको ये सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखते हुए चलना है, याद करना है, सीधा सीधा बोलें याद करना है इन क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको अगर आप देखेंगे तो इसमें आपसे बोला गया है भगवान जगन्नाथ के रथों को त्यौहार रथ यात्रा हर वर्ष किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए सबसे पहला तो यहाँ पे आपके सामने सारनाथ उत्तर प्रदेश, पुरी उड़ीसा, तीसरा आपके सामने कोलकाता पश्चिम बंगाल, चौथा जयपुर राजस्थान। ठीक है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे पुरी उड़ीसा। उड़ीसा में एक जगह है पुरी नाम की, वहाँ पर जो है ना भगवान जगन्नाथ जो है ना उनके लिए एक त्यौहार मनाया जाता है, जगन्नाथ रथ यात्रा त्यौहार। और ये कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। इतना हो गया। अब हमें उड़ीसा राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार को देखना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन जो आपको कराए जाएंगे उनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने हैं कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार जो कि उड़ीसा से आपसे बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम रफली इनको पढ़ लेंगे ऊपर से, उसके बाद हम इनको याद करने की ट्रिक देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक सबसे पहला त्यौहार मनाया जाता है छऊ। छऊ डांस जो है ना, छऊ जो अपना त्यौहार है वो कहाँ पे मनाया जाता है? यहाँ पे जो डांस लिख दिया है मैंने गलती से, ये आपके त्यौहार हैं। क्या हैं ये? आपके त्यौहार हैं। ठीक है, छऊ जो अपना है ना कहाँ पे होता है? उड़ीसा में। उसके बाद धानु यात्रा पर्व, रज पर्व, बाली यात्रा, कोणार्क महोत्सव और नुआखाई फेस्टिवल और जो अपना अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी कला महोत्सव, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोणार्क तो आपको वैसे ही याद होगा क्योंकि उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर है, आप सभी को पता होगा, जिसे ब्लैक पैगोडा नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वो तो आपको वैसे ही याद होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कैसे याद कर सकते हैं इन डांस को। सबसे पहले आपके सामने आता है यहाँ पे छऊ डांस। आपको एक रूट वर्ड याद रखना है, दिशा। जैसे आपने देखा उड़ीसा, क्या देखा है? उड़ीसा। उड़ीसा से आपको यहाँ पे दिशा नज़र आना चाहिए। ठीक है, दिशा आपने एक फेमस एक्ट्रेस हैं उनके नाम पर एक इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि दिशा क्या है, पूरे बॉलीवुड में छाई हुई हैं। क्या है? छऊ डांस इस तरीके से हो जाए, पूरे बॉलीवुड में छाई हुई हैं, उनके पास धन की कोई भी कमी नहीं है। उनके पास धन की कोई कमी नहीं है। वो क्या है? राजा हैं, एक तरीके की क्या है? राजा हैं। ठीक है, उनकी सभी लोग क्या लेते हैं? बलाएँ लेते हैं। क्या लेते हैं? बलाएँ लेते हैं। ठीक है, उनकी सभी लोग क्या लेते हैं? बलाएँ लेते हैं और वो नई नई ड्रेसेस डेली पहनती हैं। तो इस तरीके से आपको याद रख हो जाएगा। मतलब आप एक रूट वर्ड याद कर लीजिए, उड़ीसा, दिशा। ठीक है, दिशा क्या करती हैं? बॉलीवुड में छाई हुई हैं, उनके पास धन की कोई कमी नहीं है और जो वो क्या है? एक राजा की तरह हैं। ठीक है, बॉलीवुड की। और उनकी सभी लोग बलाएँ लेते हैं और वो डेली क्या पहनती हैं? नई नई ड्रेसेस पहनती हैं, नुआखाई फेस्टिवल। तो यहाँ पे आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरे में आपसे पूछा गया है थांगका पेंटिंग्स। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? थांगका पेंटिंग्स। देखिए अब ये पेंटिंग जो है ना स्टैटिक जीके वाले पार्ट में आती हैं। स्टैटिक जो जीके आती है आपकी उस वाले पार्ट में आती हैं। अब स्टैटिक जीके जितनी हो सकी है और यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। देखिए सबसे पहले आपके सामने पूछा गया है कि थांगका पेंटिंग शैली किस देवता को दर्शाया गया है। यहाँ पे एक पेंटिंग शैली है जिसमें बताया गया है थांगका पेंटिंग शैली। इसमें जो भगवान बौद्ध थे उनके बारे में दर्शाया गया। ठीक है, अब देखिए बौद्ध आ गए हैं तो इनके बारे में हम थोड़ी बहुत 2-3 चीज़ें जान लेते हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहले आपसे पूछी जाती हैं कि बौद्ध संगीतियाँ। तो जो बौद्ध धर्म की संगीतियाँ हुई थी वो कितनी हुई थी? बौद्ध धर्म की टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। ठीक है, जिसमें से पहली बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति, तीसरी और चौथी। तो आज हम देखें कि ये कब कब हुई थी। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 BC। ठीक है, यानी कि ईसा पूर्व। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 BC में, 383 BC में। तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 255। कब हुई थी? 255
BC में, और चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी पहली शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? पहली शताब्दी में। तो यहाँ पे 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। आज हमने केवल क्या देखा है कि ये बौद्ध संगीतियाँ कब हुई थी। अब हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम देखें कि पहली बौद्ध संगीति में राजा कौन था, उस टाइम पर कहाँ पर आयोजित की गई थी, इस तरीके से। अगर आपको इसके बारे में जानकारी पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करिएगा, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, आपका एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि चित्रकला शैली स्टैटिक जीके का पार्ट है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि चित्रकला शैली आपसे ज़रूर एग्जाम में पूछी जाती है। तो हम देखेंगे कि किस राज्य में कौन सी चित्रकला शैली संबंधित है। जैसे आपने देखा यहाँ पे पट्टाचित्रा शैली, एक आपको नज़र आ रहा होगा पट्टाचित्रा शैली, तो आप लगाएंगे उड़ीसा। कैसे याद रख सकते हैं? जैसे आपने देखा होगा जो दिशा है, क्या है? दिशा पटानी। आप उसका पूरा नाम देखेंगे दिशा पटानी, तो उसमें ही आपको नज़र आएगा पट्टा चित्रकला शैली। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। दूसरा आपके सामने है सौरा शैली। ये भी कहाँ पे होती है? उड़ीसा में। कैसे याद होगा? तो ये होगा इस तरीके से, जैसे दिशा है उसको क्या करना है? दिशा पटानी, उसको उसके लिए मतलब 100 लोग उसे क्या कर रहे हैं, समझ सकते हैं आप लोग। तीसरा आप देख पाएंगे यहाँ पे बार्ली पेंटिंग्स। ये देखिए जो बार्ली पेंटिंग्स है इस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ पे थोड़ा गलत टाइप है। तो बार्ली पेंटिंग्स जो है ना वो कहाँ पे होती है? महाराष्ट्र राज्य में होती है। दूसरा आपके सामने है मधुबनी और मिथिला। तो ये दोनों आपके बिहार राज्य में होती हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों को याद करिएगा। तीसरी आपके सामने है कलमकारी। ये कहाँ पे होती है? आंध्र प्रदेश में। कैसे याद कर सकते हैं? देखिए जो आपने देखा यहाँ पे कलम और कारी, कलमकारी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। देखिए कलम यहाँ पे एक अलग है और कारी यहाँ पे एक अलग है। तो कलम से आप लोग याद रख सकते हैं कलम यानी कि पेन, कारी से आप लोग याद रख सकते हैं कार, यानी कि कलम को कार कौन कहेगा? कलम को कार कौन कहेगा? जो अंधा व्यक्ति होगा वो कलम को कार कहेगा। इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप देख पाएंगे यहाँ पे फड़ और मंडाना, दो अलग अलग चित्रकला शैली हैं। एक तो आपके सामने है फड़, दूसरी आपके सामने है मांडना। तो ये कहाँ पे होती है? ये राजस्थान में होती है। कैसे याद रखेंगे? देखिए राजस्थान है यानी कि जो राजा का स्थान है, राजा का जो स्थान है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर उसके सिंहासन पर सभी लोग फन की तरह क्या करते रहते हैं? मंडराते रहते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से याद हो जाएगा फण और मंडाना। यहाँ पे देख पाएंगे कोल्लम और तंजौर। कोल्लम तंजौर तमिलनाडु राज्य में होती है। कालमेजुथु और ये कहाँ पे होती है? केरल राज्य में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी को याद करना है। ये सिलेक्टिव हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिव हैं, इन सभी को याद कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से बॉम्बे हाई का संबंध किससे है? अगर आप देख पाएंगे जो बॉम्बे हाई है इसका संबंध किससे है? इसका अब अभी वर्तमान में नाम कुछ और हो गया है। पहले जो मुंबई शहर हुआ करता था उसको बॉम्बे बोला जाता था, तो पहले की ही बात है, लेकिन अब इसको मुंबई हाई के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये क्या है? ये एक तरीके का अपतट गैस क्षेत्र है, अपतट गैस क्षेत्र है या फिर अपतट तेल क्षेत्र है। तब आप कहेंगे ये अपतट तेल क्षेत्र है। यानी कि अपतट मतलब होता है कि जो अपना तट होता है समुद्र के बीचों बीच में स्थित है, एक अपतट तेल क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है? तेल मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आता है क्वेश्चन तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो जैसे ही आप देख पाएंगे जो बॉम्बे हाई है इसकी अगर हम खोज की बात करते हैं कि इसमें खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज 1974 में की गई थी। ठीक है, जैसे हमने देख पाएंगे यहाँ पे अपना क्या है? ये अपना क्या है? भारत है, इस तरीके से। ठीक है, ये अपना पश्चिमी तट है, ये अपना पूर्वी तट है। तो पश्चिमी तट से यहाँ पे मुंबई मान के चलो, और मुंबई से पश्चिम में 160 किलोमीटर लगभग 160 किलोमीटर लगभग है। और यहाँ पर क्या है? समुद्र में क्या है? एक क्षेत्र है जिसको बॉम्बे हाई के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या होता है? तेल मिलता है। तो तेल क्षेत्र है, ये अपतट तेल क्षेत्र है। इसकी खोज 1974 में की गई थी। और यहाँ पर से कब उत्पादन चालू हो गया था? तो यहाँ से 1976 में 76 में चालू कर दिया गया था। ठीक है, अब देखिए एक और बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन भारत का विधि अधिकारी होता है? भारत का विधि अधिकारी नहीं, भारत का प्रथम विधि अधिकारी।
भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? पहला आपके सामने दिख रहा होगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, विधि मंत्री, विधि सचिव या फिर भारत का महान्यायवादी। तब आप कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। पागल मत बनाइए, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा, यानी कि भारत का महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसमें आंसर सही होगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का जो महान्यायवादी है इसके बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? तो इसकी चर्चा अनुच्छेद नंबर 76 में की गई है। किस में? अनुच्छेद 76 में कही गई है। और ये अनुच्छेद 76 जो है ना, उसमें इसकी चर्चा की गई है कि एक भारत का क्या होगा, महान्यायवादी होगा, जो कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होगा। ठीक है। अब इसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति आपसे पूछी जाती है तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी कि इसका कोई एक निश्चित कार्यकाल नहीं होता है कि मतलब इसे 5 साल के लिए या 6 साल के लिए रख लिया जाए। ऐसा कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि इसका वेतन कहाँ से मिलता है? तो आपसे ऑप्शन में दे देगा कि संचित निधि से। संचित निधि से नहीं मिलता है इसका वेतन। इसका वेतन मिलता है प्रधानमंत्री के जो कोष होता है, प्रधानमंत्री का कोष होता है, वहाँ से इसका वेतन मिलता है। अब भारत सरकार पर कोई भी अगर मुकदमा चलता है तो उसको कौन निपटाएगा, उसका कौन वकील होता है? यही होता है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद नंबर 76 में। देखिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो अगर आपने जाना होगा कि जो प्राक्कलन समिति थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है? प्राक्कलन समिति जो है ना उसमें सदस्यों की संख्या होती है 30। कितनी होती है? प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। एक आपकी आती है लोक लेखा समिति। कौन सी होती है? लोक लेखा समिति बार बार पूछी जाती है कि लोक लेखा जो समिति थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उसमें सदस्य होते हैं 22। ठीक है। उसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से राज्यसभा से कितने होते हैं? 7 सदस्य होते हैं और लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं। ठीक है। उसके बाद एक समिति आती है प्रारूप समिति। आप सभी जानते हैं कि प्रारूप समिति जो है ना उसमें कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति जो है संविधान की एक समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी 7। ठीक है। सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी टोटल, यानी कि 1 + 6 थी। यहाँ पे जो 1 है वो एक अधिकारी कौन था? तो एक मतलब यहाँ पे एक अध्यक्ष था। अध्यक्ष का नाम आपको बताना है कि जो अध्यक्ष थे अपने प्रारूप समिति के वो कौन थे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इतना तो आपका काम बनता है। अब देखिए दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? अगर हम बात करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में तो इसका जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है? इसके संस्थापक माने जाते हैं धर्मपाल। जो पाल शासक धर्मपाल थे इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और कब की थी? तो सन 1193 में। सन 1193 के आसपास पूर्वी भारत पर बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किए जाने से पूर्व लगभग 4 शताब्दी तक बौद्ध धर्म एवं दर्शन के पाठन के एक मुख्य उद्देश्य हुआ करता था ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है। इसका जो नष्ट है मतलब इसको समाप्त किसने कर दिया था, इसको ध्वस्त किसने कर दिया था? तो ध्वस्त जो बख्तियार खिलजी था, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, उसने इसे ध्वस्त कर दिया था। ठीक है। इसको बनाया किसने था? तो धर्मपाल शासक ने बनाया था और बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे ध्वस्त कर दिया गया था। देखिए साइंस का क्वेश्चन है, साइंस भी आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो देखिए जो हाइड्रोजन है ना उसकी परमाणु संख्या कितनी है? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है 1। ठीक है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व का परमाणु संख्या या प्रोटॉन संख्या परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है क्योंकि सभी हाइड्रोजन परमाणुओं में एक प्रोटॉन होता है। ठीक है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछ रहा है कि कैल्शियम फ्लोराइड पर कुल आवेश कितना होता है। तो अगर हम बात करते हैं जो कैल्शियम फ्लोराइड होता है उसमें आवेश कितना होता है, तो कैल्शियम फ्लोराइड इसका एक फॉर्मूला होता है CaF2। कैल्शियम फ्लोराइड इसमें बोलते हैं CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड। इस पर जो आवेश लगता है वो कितना लगता है, शून्य आवेश। कितना, शून्य आवेश लगता है। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, तो इसमें आपसे पूछा गया है तेरह ताली नृत्य के बारे में। तेरह ताली नृत्य कहाँ पे किया जाता है। तो अगर हम आपसे बात करें कि तेरह ताली नृत्य जो है ना वो मुख्य रूप से कहाँ पर होता है, मुख्य रूप से आपका होता है मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं होता, इसके स्थान पर राजस्थान होता। कौन सा, राजस्थान। तो राजस्थान आप लोग आंसर लगाते, क्योंकि ये जो तेरह ताली डांस है वो राजस्थान में भी किया जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से तो आपका मध्य प्रदेश राज्य ही है, लेकिन राजस्थान में भी किया जाता है। ठीक है, अब देखिए राजस्थान के और भी बहुत सारे डांस हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, और मध्य प्रदेश में भी होते हैं कई सारे डांस। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने देखा कि मध्य प्रदेश में एक तो होता है जवारा डांस। कौन सा, जवारा डांस। एक होता है आपका मटकी डांस। ठीक है, मटकी डांस। तो दो चीज़ें आपको पहले याद रखनी है, आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे हम सब कुछ कवर करते जाएंगे। ठीक है, राजस्थान में कौन कौन सा होता है, एक तो राजस्थान में होता है कालबेलिया डांस। कौन सा, राजस्थान का एक होता है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध डांस है जिसका नाम है कालबेलिया डांस। ठीक है, राजस्थान में होता है। और दूसरा आपके सामने एक तो घूमर डांस हो गया राजस्थान का। कौन सा, घूमर डांस। एक आपके सामने गैर डांस हो गया। कौन सा, गैर। ठीक है, ये भी राजस्थान में होता है। राजस्थान में एक और होता है पनिहारी डांस। कौन सा, पनिहारी डांस। तो ये भी आपका राजस्थान में ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है एक मंदी के दौरान क्या होता है। देखिए एक मंदी के दौरान क्या होता है, ऑप्शन पढ़िए समझ में आएगा। उत्पादक सतर्कता से आशावादी हो जाएंगे, इन्वेंट्री में कमी हो जाएगी, वहाँ क्षमता से कम उपयोग होगा, और बैंक ऋण में विस्तार हो जाएगा। तो अगर इसके उत्तर की बात करें कि जो मंदी आती है उस टाइम पर क्या हो जाता है, वहाँ पर क्षमता से कम उपयोग होगा। क्षमता से कम उपयोग होगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। ऑप्शन तीसरा वाला करेक्ट आंसर, कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। दुधवा टाइगर रिजर्व, क्वेश्चन तो आसान है लेकिन यहाँ पे जो इसका डिस्कशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा शानदार होगा। क्वेश्चन में पूछा है दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रहेगा कि टाइगर रिजर्व इसकी संख्या कितनी है वर्तमान में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या बताइए, तो इसकी जो टोटल संख्या है अभी वर्तमान में वो है 53। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो 53 वर्तमान में इसकी संख्या है। और पूछा जाएगा कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1973 में। कब हुई थी, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। इसको आप लोग ध्यान रख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे आपके सामने कर्नाटक आया है। कर्नाटक के इम्पोर्टेंट हैं जो हम आपको बता रहे हैं उनको नोट करिएगा। सबसे पहले तो आप लोग लगाइए बांदीपुर टाइगर रिजर्व। कौन सा, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। दूसरा है आपके सामने नागरहोल टाइगर रिजर्व। ठीक है, बांदीपुर हो गया, नागरहोल हो गया। तीसरा आप लोग लिखिए दांदेली। कौन सा, दांदेली टाइगर रिजर्व। दांदेली टाइगर रिजर्व, और एक है भद्रा टाइगर रिजर्व। तो ये 4 टाइगर रिजर्व जो है ना वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन में लगा लीजिए दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में दांदेली, नागरहोल, बन्नेरघट्टा। देखिए अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है। ओजोन परत आई है, यहाँ पे हम ओजोन परत के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
तो ग्रीन हाउस गैस ऐसी कौन सी है जो कि ओजोन परत को क्षरण पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है? तब आप कहेंगे सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी? CCl3F, ठीक है। ट्राई क्लोरोफ्लोरो मीथेन। यहाँ पे आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखिए ओजोन है, यहाँ पे ओजोन गैस होती है, उसमें जो अणुओं की संख्या होती है वो ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या वो कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है। अब ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है आपकी समताप मंडल में, ठीक है। समताप मंडल में पाई जाती है और इसका कार्य क्या रहता है? इसका कार्य रहता है सूरज से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमें बचाना। सूरज से आने वाली परावैंगनी किरणों से ये हमें बचाती है। अगर ये मतलब नहीं रहेगी तो जो सूरज से आने वाली परावैंगनी अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं वो सीधा पृथ्वी पर आएंगी और क्या होगा? जो स्किन कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी, ठीक है। तो ओजोन परत का कार्य क्या है? ओजोन परत का कार्य है समताप मंडल में सूरज से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमें बचाना। अगला क्वेश्चन देखिए, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि प्रख्यात व्यवसायी श्री दीपक पारेख मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? देखिए जो दीपक पारेख हैं इनका संबंध किस क्षेत्र से है? इनका संबंध है बैंकिंग क्षेत्र से, ठीक है। बैंकिंग क्षेत्र से इनका संबंध है। इसमें आप लोग ऑप्शन तीसरा लगा लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि यूरेनस सूर्य से कौन सा ग्रह है? यूरेनस के बारे में बात हो रही है कि यूरेनस सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? यूरेनस की अगर हिंदी में बात करें तो इसे अरुण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरुण, ठीक है। अब ये सूरज से क्रम पूछ रहा है कि कौन से क्रम पे आता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले यहाँ पे मान लो कि ये सूरज है, ठीक है। सूरज के बाद अपना आता है सबसे पहले बुध। सूरज से दूरी के हिसाब से हम बता रहे हैं कि सूरज के बाद बुध आएगा, बुध के बाद अपना शुक्र आता है, शुक्र के बाद अपनी पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी के बाद मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि आएगा, फिर अरुण आएगा और लास्ट में अपना वरुण आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना ग्रह हो गया? यहाँ से काउंट करना चालू करो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो सूरज से दूरी के हिसाब से 7वां जो ग्रह है वो कौन सा है? अरुण, यानी कि यूरेनस है। तो क्वेश्चन भी वही पूछा गया था कि कौन सा है, तो 7वां हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोग लगा लीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7वां। अब आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह वो किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति जो ग्रह हैं उनके बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आपसे पूछ रहा है मोहस पैमाने का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए एक पैमाना होता है जिसका नाम है मोहस पैमाना। मोहस पैमाना क्या होता है? खनिजों की कठोरता को मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन 4 लगा लीजिएगा, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए एक और क्वेश्चन है पूछा, इसमें पूछ रहा है कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। किसने इसका निर्माण करवाया था? इसको किसने शुरू किया? देखिए कुतुब यहाँ पे नाम आ रहा है आपके सामने। कुतुब से आप लोग याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक के द्वारा इसका कार्य को स्टार्ट करवाया गया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसके कार्य को स्टार्ट करवाया गया था और ये दिल्ली में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 72 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 72 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या क्या पूछ सकता है? ये जो कुतुब मीनार है इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो यूनेस्को में शामिल कब किया गया था? इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था, सन कौन सी थी? सन थी 1993। सन 1993 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने एक चीज़ और बनवाई थी दिल्ली में ही, जिसका नाम था कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण भी दिल्ली में किसने करवाया था? इसका निर्माण भी कुतुब मीनार के साथ ही साथ दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। अगला देखेंगे तो इसमें आपसे बोल रहा है कि बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 इनका कार्यकाल रहा। किस वंश के शासक थे? बहुत आसान है, पेशवा वंश के शासक थे। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर
2 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले जो मराठा थे, मराठाओं ने ही एक पद निकाला था पेशवा, ठीक है, मराठाओं ने ही एक पद निकाला था पेशवा और वो धीरे धीरे चल के एक वंश का रूप ले लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे लगा लीजिए आप लोग पेशवा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे तो इसमें पूछ रहा है कि प्ले स्टेशन का आविष्कार किसने किया था। प्ले स्टेशन जो है ना, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। प्ले स्टेशन का आविष्कार किसने किया था, तो प्ले स्टेशन का आविष्कार किया था केन कुटरागी के द्वारा, ठीक है, केन कुटारागी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ऑप्शन 4 लगा लीजिएगा, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे तो प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो प्रकाश की तीव्रता होती है, प्रकाश की तीव्रता होती है, इसको मापने के लिए हम ल्यूसीमीटर का उपयोग करते हैं। किसका, ल्यूसीमीटर का, ठीक है, ल्यूसीमीटर का उपयोग करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन है कि जो अपना वायुदाब होता है उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है। वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। अब जो भूकंप होता है उसको मापने के लिए क्या करते हैं यूज़, भूकंप को मापने के लिए सीस्मोग्राफ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें देखेंगे तो गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है। देखिए जो कैपिटल जी है इसको क्या कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में, तो इसे कहा जाता है गुरुत्वीय स्थिरांक, गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित पुस्तक में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है। तो कौन सी पुस्तक है जिसे मुंशी प्रेमचंद्र जी ने नहीं लिखा है, तब आप कहेंगे द गाइड। कौन सी, द गाइड पुस्तक को मुंशी प्रेमचंद्र जी ने नहीं लिखा है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या है कि तो आखिरकार इसे लिखा किसने है, तो इसे लिखा है R.K. नारायण ने। किसने, R.K. नारायण, ठीक है, R.K. नारायण के द्वारा इसे लिखा गया है, इसको ध्यान रख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और इसमें आपसे पूछ रहा है कि खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यानी कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है FAO, इसका शॉर्ट फॉर्म है FAO। क्या इसका शॉर्ट फॉर्म है FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका शॉर्ट फॉर्म है। और खाद्य और कृषि संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है रोम इटली में, ठीक है, इटली में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन पूछता है कई बार इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और वो दिन कौन सा था, तो 16 अक्टूबर का टाइम था। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रख लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय रोम इटली में है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और इसका फुल फॉर्म क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आज के क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। आई होप कि आप सभी लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखा होगा और उन्हें मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं उनके साथ साथ वो क्वेश्चन ज़रूर याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आप लोग अगर आगे वीडियो देखेंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है।